अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफुर रहमान। बेटा आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर को। और बेटा ये जो टॉपिक है ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, यानी थ्योरी वाइज और इसके न्यूमेरिकल भी जो है वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसकी थ्योरी भी हम डिटेल में देखेंगे और इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है जी, आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे पास टॉपिक है जी हमारा ट्रांसफार्मर। सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर को डिफाइन करेंगे। कौन करेगा जी आप में से डिफाइन? जी कौन कर रहा है डिफाइन? जी 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 आमना कर रही है जी डिफाइन। आमना क्या कह रही है जी? अ डिवाइस यूज टू चेंज द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग सिग्नल। गुड, ठीक है जी। अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज होता है उसकी वैल्यू को अप डाउन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो अल्टरनेटिंग सिग्नल आपने यूज़ किया, वर्ड बिल्कुल ठीक किया। डिवाइस used to change the value of alternating सिग्नल। जी जी महमद क्या कमेंट कर रहा है जी? वो कह रहा है जी नॉट फॉर डायरेक्ट सिग्नल। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है जी। ये ट्रांसफार्मर जो होता है ये अल्टरनेटिंग सिग्नल की वैल्यू को कम ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है, डायरेक्ट सिग्नल की वैल्यू को कम ज़्यादा नहीं करता। ठीक है, नॉट फॉर डायरेक्ट सिग्नल। तो आप इसको समराइज कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है वो एसी के लिए तो काम करेगा लेकिन डीसी के लिए काम नहीं करेगा। अल्टरनेटिंग सिग्नल होना चाहिए आपका। अगर आप प्राइमरी पे जो है वो अल्टरनेटिंग सिग्नल देंगे तो फिर ट्रांसफार्मर जो है वो वर्किंग करेगा और आपको कोई ना कोई आउटपुट मिलेगी। ठीक है जी। हमें माहद क्या कह रहा है? ट्रांसफार्मर जो है वो एसी की वैल्यू बढ़ाता है या कम करता है जी? बेटा दोनों कर सकता है। लेट्स सपोज आपके पास जो वैल्यू है वो आप जो इनपुट पे दे रहे हैं वो 220 वोल्ट है। कितनी है? 220 वोल्ट आपने इनपुट पे दी। आपको आउटपुट पे इससे ज़्यादा भी मिल सकती है। फॉर एग्जांपल आपको 1100 वोल्ट मिल रहा है, आपको आउटपुट पे इससे कम भी मिल सकती है। फॉर एग्जांपल आपको 110 वोल्ट मिल रहा है। सो अगर आउटपुट जो है वहाँ पे वैल्यू आपको ज़्यादा मिले तो हम कहेंगे हमारा ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। क्या है? क्या है मिरहा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। वेरी गुड। स्टेप की स्पेलिंग ही गलत लिख दी है जी, स्पेलिंग ठीक करें इसके। जी कौन सा है जी? मिरहा के स्पेलिंग बड़े स्ट्रॉन्ग है जी। स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा ये। और अगर आउटपुट पे वोल्टेज कम है इनपुट से तो उसको क्या बोलेंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अच्छा यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है कि जब आप जो है वो अल्टरनेटिंग सिग्नल जो आपके पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसकी वैल्यू को अप या डाउन करते हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी वही रहती है, इनपुट वाली रहती है। तो नोट रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहती है। ठीक है जी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपने उसका जवाब देना है। ठीक है, हैंड रेज करेंगे आप, वहां से फिर मैं पूछ लूंगा जी जिससे पूछना होगा। ठीक है, तो बताएं जी ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? हैंड रेज करेंगे। ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? जी 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 आशा बताएगी जी। क्या है जी? म्यूचुअल इंडक्शन। क्या है इसका वर्किंग प्रिंसिपल? म्यूचुअल इंडक्शन है जी। वेरी गुड, म्यूचुअल इंडक्शन। इसको हम शॉर्ट में आइंदा MI लिखेंगे। ओके, तो ट्रांसफार्मर
जो है वो अल्टरनेटिंग जो आपके पास सिग्नल है, अल्टरनेटिंग करंट है या अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, बेसिकली हम वोल्टेज की बात करते हैं। सो अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है उसकी वैल्यू को अप करने के लिए या डाउन करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी उसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए। हमने याद रखना है कि ट्रांसफार्मर सिर्फ अल्टरनेटिंग सिग्नल के लिए काम करता है, डायरेक्ट सिग्नल के लिए काम नहीं करता, यानी एसी के लिए ये काम करेगा, डीसी के लिए काम ये नहीं करेगा। और जब ये एसी की वैल्यू को अप करे या डाउन करे तो उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करेगा। इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन है जी। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लेटर ऑन उसका प्रूफ भी दूंगा आपको। बताएं कि ट्रांसफार्मर जो है ये ओहमिक डिवाइस है या नॉन ओहमिक डिवाइस है, ओहम लॉ को ओबे करती है या नहीं करती है? ट्रांसफार्मर ओहम लॉ को ओबे करता है कि नहीं करता? जी हैंड रेज करें जी। जी तो बताए जी, आमना बताए जी। जी तो जी बिल्कुल ठीक, आमना ने कहा जी नॉन ओहमिक डिवाइस है। क्या है ये? नॉन ओहमिक डिवाइस है। ठीक है, ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है। ठीक है जी। तो चले अब हम जो है वो इसके वर्किंग प्रिंसिपल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल का हमें पता तो चल गया है कि जी वर्किंग प्रिंसिपल इसका म्यूचुअल इंडक्शन है। तो वर्किंग प्रिंसिपल से पहले हम बात करेंगे बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि जब एक सर्किट एक कॉइल का करंट चेंज करते हैं, यानी प्राइमरी कॉइल का जब आप करंट चेंज करते हैं तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ के इंड्यूस होने को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ट्रांसफार्मर में दो कॉइल्स हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। लेट्स सपोज दैट आपके पास ये प्राइमरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के दरमियान कोई चीज ना हो, जैसे यहाँ पे स्पेस है, तो यहाँ पे फिर जो है ना वो आप सपोज करेंगे कि एयर है। क्या है? एयर है। अच्छा, दूसरी आपको इसकी जो है ना वो डायग्राम ऐसे भी आ सकती है कि ये प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, इसके दरमियान एक लाइन लगी हुई है जी और ये सेकेंडरी कॉइल है। तो इसका मतलब होगा, अगर ये लाइन कंप्लीट लाइन है तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है। ठीक है जी, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिखना था जी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये। और अगर ये आपको ऐसे आ जाए कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो हैं इनके दरमियान डॉटेड लाइन हो, तो यहाँ पे कोई फेराइड्स पड़े होंगे, फेराइड्स यूज किए हैं। ठीक है, सो अभी हम बात कर रहे थे म्यूचुअल इंडक्शन की, तो वहां से हमें पता चला कि दो कॉइल्स हैं, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है। सो म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन से ही हमें पता चल जाता है कि आप प्राइमरी का करंट चेंज करेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी का करंट जब चेंज होगा तो सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होनी चाहिए। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब आप प्राइमरी का करंट चेंज करते हैं तो प्राइमरी कॉइल जो है उसको क्योंकि चेंजिंग करंट मिल रहा है, तो उससे जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो भी चेंजिंग होता है। और वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो हमने लिंक्ड किया होता है सेकेंडरी के साथ। सो प्राइमरी को जब आप करंट जो है वो चेंजिंग दे रहे होते हैं, तो जो फ्लक्स वो प्रोड्यूस कर रही होती है वो होता है चेंजिंग। ठीक है, और वही चेंजिंग फ्लक्स किस में से पास करता है? सेकेंडरी कॉइल में से। तो सेकेंडरी कॉइल में आपने पढ़ा हुआ फेराडे लॉ के मुताबिक कि जब फ्लक्स चेंज होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। तो प्राइमरी का करंट चेंज होने से बेसिकली फ्लक्स चेंज हो रहा है और वो फ्लक्स सेकेंडरी में से पास कर रहा है, तो सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है।
ठीक है, अब हम थोड़ा सा चीज़ों की डिटेल में चलेंगे। ठीक है, ये हमने बेसिक चीज़ें देख ली, आगे बढ़ते हैं जी। हम ज़रा इसकी कंस्ट्रक्शन को देख लें। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक डायग्राम है ट्रांसफार्मर की। आप देखें कि ये आपके पास जो रेड वाली है इसको हम कह रहे हैं, ये रेड वाली जो आपने वाइंडिंग की इसको हम कह रहे हैं प्राइमरी वाइंडिंग। तो ये प्राइमरी कॉइल है आपकी। ठीक है, ओके। यहाँ पे आप इनपुट देंगे, इसकी नंबर ऑफ टर्न्स को NP से लिखेंगे, NP नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल। ठीक है, और यहाँ पे जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं ये आपका इनपुट वोल्टेज है, इसको हम प्राइमरी वोल्टेज भी कहते हैं, VP लिखेंगे। और इसका करंट IP यानी प्राइमरी का करंट कहलाएगा। ठीक है, इधर आए तो इधर आपके पास ये जो ब्लू में आपको कॉइल नज़र आ रही है वाइंडिंग हुई ये सेकेंडरी की है। ठीक है, इसकी नंबर ऑफ टर्न्स को NS आप कह रहे हैं, और यहाँ से आपको जो करंट मिलेगा उसको IS बोलेंगे, और आउटपुट वोल्टेज को आप VS कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें कि प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल जो है, ठीक है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल दोनों एक ही कोर के ऊपर, ये ट्रांसफार्मर की कोर है ना आपके पास, अभी देखेंगे ये किस चीज़ की बनती है, क्यों आप पर्टिकुलर मटेरियल लेते हैं। ठीक है, सो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल एक ही कोर के ऊपर जो है वो वाइंड हुई होती है। ठीक है ना, सो नोट कर लें, टू कॉइल्स यानी प्राइमरी और सेकेंडरी, two coils are wound on the same iron core। मैंने बता भी दिया किस चीज़ की बनी हुई है कोर, आयरन कोर, लेकिन मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन करना है। ठीक है जी, क्वेश्चन आपसे मैंने करना है कि आयरन की कोर ही आप क्यों लेते हैं। ठीक है, नंबर 2 आप इसमें जी आप कमेंट कर दें इसका जो आंसर है, मैं देख लेता हूँ जी। दूसरा आपने नोट करना है कि ये जो कॉइल्स हैं इनके दरमियान कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है। ठीक है, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है। दे आर मैग्नेटिकली लिंक्ड। मैग्नेटिकली लिंक्ड का मतलब कि आप जो है ना इनके फ्लक्स के थ्रू इनके दरमियान लिंक्स जनरेट करते हैं, मैग्नेटिकली लिंक्ड, यानी इनका फ्लक्स जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक होगा। तो ये आपने इसकी कंस्ट्रक्शन में चीज़ें कुछ नोट करनी जी। आयरन कोर का जो आपने क्या आंसर भेजा जी? जी तो इमरान ने भेजा है जी इसका आंसर कि आयरन कोर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अगर हम ये कोर इस्तेमाल करेंगे तो लॉसेस कम हो जाएंगे। ठीक है जी आपने, लेकिन इसको हम डिटेल में आगे जाके देखते हैं। ठीक है, सॉफ्ट आयरन की ये कोर होती है, सॉफ्ट का वर्ड भी यूज़ कर लो, सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है ना, इसको डिटेल में अब हम देखेंगे जाके। बात ठीक है इमरान की जी, इसकी वजह से लॉसेस कम हो जाएंगे, कोर लॉसेस जो है वो कम होते हैं। कैसे होते हैं उसको आगे जाके देखते हैं, आगे बढ़ेंगे जी। अब हम इसकी वर्किंग को समझेंगे। ठीक है, इसकी वर्किंग को समझेंगे। तो बेटा आप जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल के ऊपर इनपुट अप्लाई करते हैं, ठीक है, आप उसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज दे रहे हैं, लेट्स से वो VP आपकी इनपुट है। ठीक है, सो जब प्राइमरी के को अल्टरनेटिंग वोल्टेज मिलता है उसकी वजह से उसके अंदर से गुजरने वाला करंट वो भी अल्टरनेटिंग होता है, और उसकी जो आप कह लें कि मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंजिंग होगी, यानी आप कह सकते हैं कि फ्लक्स जो है वहाँ पे चेंज हो रहा होता है। प्राइमरी कॉइल के अंदर क्या होता है,
फ्लक्स चेंज होता है, ठीक है। और प्राइमरी कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होने से प्राइमरी कॉइल के अंदर भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, जिसको बैक ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक ईएमएफ कहते हैं। बैक ईएमएफ क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राइमरी के अंदर जो फ्लक्स के चेंज की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुई है, वो आपकी जो इनपुट है जो आप प्राइमरी पे दे रहे हैं उसको अपोज करेगी, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ आपके पास जो बैक ईएमएफ है क्या बनेगी जी? सेल्फ इंडक्शन में पढ़ा था, तो मैं इसको EL लिख देता हूँ जी, इक्वल टू माइनस NP डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, ठीक है ना। फैराडे लॉ के मुताबिक याद कर लें जी, जो आपके पास बैक ईएमएफ की वैल्यू क्या आपको मिल गई? माइनस NP डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। और आप जानते हैं कि ये जो आपके पास बैक ईएमएफ है, ठीक है, ये प्राइमरी वोल्टेज को जो आपने वहां पे इनपुट दिया उसको क्या करेगी? अपोज करेगी। अगर हम फर्ज करें कि जो आपकी प्राइमरी कॉइल है उसकी रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, ठीक है। सो ये बैक ईएमएफ जो है ये वैल्यू में उसके बराबर होगी। वैल्यू में उसके बराबर हम तब लेंगे जब हम कहेंगे जी प्राइमरी कॉइल की रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल है। सो आप इसको उसके इक्वल ले लें। प्राइमरी की वोल्टेज क्या है जी? VP इज इक्वल टू माइनस EL। माइनस क्यों लिया है? क्योंकि बैक ईएमएफ है, ये इसको अपोज कर रही है, तो ये माइनस का साइन बता रहा है कि जो बैक ईएमएफ इंड्यूस हुई है प्राइमरी कॉइल में, वो प्राइमरी के ऊपर जो इनपुट वोल्टेज है उसको अपोज करेगी, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करें, VP आपके पास क्या बनता है जी? माइनस, और इसकी वैल्यू क्या थी? माइनस NP डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। सो NP डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, ये आपके पास प्राइमरी पे वोल्टेज आ गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह छोड़े, ठीक है। अब हम जो है वो सेकेंडरी कॉइल को जो है वो प्राइमरी कॉइल के साथ हमने उसकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कपलिंग की होती है। मींस कि जितना फ्लक्स प्राइमरी में चेंज हो रहा है उतना ही सेकेंडरी में हो, इसको हम कहते हैं कि हमने बड़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कपलिंग की है, फ्लक्स ज़ाया नहीं होने दे रहे हम, तो ये आइडियल कंडीशन हम लेते हैं। तो अगर उतने ही फ्लक्स सेकेंडरी में जो है वो चेंज हो रहा है तो सेकेंडरी में जो EMF इंड्यूस होगी उसको हम कैसे लिखेंगे? VS इज इक्वल टू NS इंटू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। देखिए फ्लक्स इधर भी डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी चेंज हो रहा है, इधर भी डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। फर्क क्या है कि इधर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल ली हमने, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब आप 2 को डिवाइड करें 1 से, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो VS ओवर VP क्या आ जाएगा? देखिए बेटा, इधर NS और इधर NP आ जाएगा, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी के साथ, क्योंकि ये इक्वल था, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई VS ओवर VP इज इक्वल टू NS ओवर NP। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों जी। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को। किसको पढ़ेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को। तो यही जो आपने अभी पढ़ा है ना, NS ओवर NP, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। और NS ओवर NP किसके बराबर होता है? सर ये बराबर होता है VS ओवर VP के, ठीक है। और ये बराबर होगा IP ओवर IS के। ये भी मैं आपको प्रूव कर दूंगा। वोल्टेज जो है करंट के इन्वर्स चलेगा, अभी हम इसको आगे जाके कर लेंगे। तो इस इक्वेशन को अगर आप देखें इसका अगर आप
थोड़ा सा एनालिसिस करें तो अगर हम कहें कि जी NS ग्रेटर देन NP है तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा जी, VS ग्रेटर देन VP आएगा, ठीक है, और IS लेस देन IP आएगा, ठीक है जी। सो अगर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल आप ज़्यादा रखते हैं तो सेकेंडरी पे आपको ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, इसको बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो होता है जिसमें सेकेंडरी पे वोल्टेज ज़्यादा मिलता है और प्राइमरी पे कम होता है। लेकिन करंट की बात करें तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी का करंट कम होता है प्राइमरी के करंट से। ये आपने नोट रखनी है बात, ओके, ये ज़रा ख्याल से देखिएगा इसको, ठीक। और अगर हम NS लेस देन NP लें तो आपके पास इस इक्वेशन के मुताबिक VS लेस देन VP आ रहा है, और ये कॉमास लगा लें जी, और IS ग्रेटर देन IP आ रहा है अब आपके पास। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल कम हो तो आपको सेकेंडरी पे वोल्टेज कम मिलता है लेकिन सेकेंडरी का करंट प्राइमरी के करंट से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, ये आपने नोट कर लेनी है बात। तो ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के बारे में जो है वो बात की, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी का वोल्टेज ज़्यादा होता है लेकिन सेकेंडरी का करंट प्राइमरी के करंट से कम होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी का वोल्टेज कम होता है लेकिन सेकेंडरी का करंट प्राइमरी के करंट से ज़्यादा होता है। याद रहेंगी बातें। चलें अब हम बात करेंगे जी आइडियल ट्रांसफार्मर की। ये आपने क्वेश्चन याद करनी, ये आपको न्यूमेरिकल हल करने में बड़ी जो है ना वो हेल्प देगी। पूरी क्वेश्चन याद कर लेना जी। आगे चलते हैं जी। आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर हम एक ऐसे ट्रांसफार्मर को कहते हैं जिसमें हम सपोज करते हैं कि इनपुट पावर जो है वो आउटपुट पावर के बराबर है। पावर लॉसेस नहीं है फॉर एग्जांपल, हम ये आइडियल बात है ना, ऐसे हो तो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो लॉसेस आएंगे ना, लॉसेस तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये आइडियल कंडीशन है कि आउटपुट की पावर इनपुट की पावर के बराबर है। सो हम इस आइडियल कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो थोड़ा आगे चलते हैं। आपने पावर का फार्मूला पढ़ा हुआ, पावर बराबर होती है I इंटू V। तो इनपुट कहाँ देते हैं, प्राइमरी के ऊपर, तो मैं इनपुट की जगह पे प्राइमरी लिख रहा हूँ। आउटपुट कहाँ मिलती है, सेकेंडरी पे, तो मैं आउटपुट की जगह पे सेकेंडरी लिख रहा हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ IP VP और इसको लिख सकता हूँ IS VS। अब आप वोल्टेज एक तरफ कर लें और करंट्स को एक तरफ कर लें, ठीक है जी। जी मैं VP को इधर लेके आ रहा हूँ तो ये हो जाएगा VS ओवर VP। IS को इधर लेके जा रहा हूँ, ये हो जाएगा IP ओवर IS। तो जो हमने पहले बात की थी कि नॉन ओहमिक है, वो ज़रा देखें। वोल्टेज जो है सेकेंडरी का, वो सेकेंडरी के करंट के ऑपोजिट इन्वर्सली है जी, ठीक है। ऑपोजिट बोल गया मैं, इन्वर्सली है रिलेटेड उसके साथ, और प्राइमरी का वोल्टेज प्राइमरी के करंट के साथ क्या इन्वर्सली रिलेटेड है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं वोल्टेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। और ये क्या है जी, ये है जी वो बात जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है वो नॉन ओहमिक डिवाइस है, क्योंकि ओहम लॉ में तो वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्सली, यानी आप वोल्टेज जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे करंट उतना कम होता जाएगा, आप वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट कम होगा, आप वोल्टेज और बढ़ाएंगे करंट और कम होगा, ठीक है। ये बातें ज़रा ध्यान में रखें, इसके ऊपर हमने आगे जाके काफ़ी बात कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि रियल ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो पावर लॉसेस अब हम देखने लगे हैं, ठीक है। सो पावर लॉसेस जो है उनको मैं दो किस्म के लॉसेस में डिवाइड करता हूं। एक तो मैं इसको कहता हूं लाइन लॉसेस, लाइन लॉसेस, और दूसरा है जी आपके पास
दूसरा है आपके पास जी कोर लॉसेस, ठीक है। लाइन लॉसेस मींस कि आपने पावर जनरेट कर लिया है, उसको आप एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, तो रास्ते में जाते हुए जो लॉसेस आते हैं उनको लाइन लॉसेस कह देते हैं, ठीक है। और कोर लॉसेस जो है कि ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर जो लॉसेस आ रहे हैं उसको हम कोर लॉसेस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो ब्रेक लेते हैं और फिर यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। 2 मिनट की ब्रेक थे, मैं पानी पी लूँ। जी शुक्रिया। तो बच्चों वापस आ जाएं, हम पावर लॉसेस पढ़ रहे थे ट्रांसफार्मर के, तो लाइन लॉसेस और कोर लॉसेस को हमने डिस्कस किया। अब हम थोड़ा सा इनकी डिटेल में जाते हैं। तो पहले हम लाइन लॉसेस की बात कर लेते हैं। जरा तवज्जो रखनी है बेटा। पावर डिसिपेशन का फार्मूला क्या है जी आपके पास? I²R है सर, ठीक हो गया। आप क्या चाहते हैं कि पावर लॉसेस ज्यादा हो या कम हो? कम हो। क्या चाहते हैं? पावर लॉसेस को कम करना चाहते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप R को कम कर दें, R को कम करेंगे तो आपके पास पावर लॉसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। अभी देखना है कर सकते हैं या नहीं, ऑप्शन देख रहे हैं। या फिर आप करंट को कम कर दें तो आपके पास पावर लॉसेस कम हो जाएंगे। तो पहले हम R की बात कर लेते हैं। R क्या आता है जी? ρL/A। तो अगर आप रेजिस्टेंस कम करना चाहते हैं तो आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं जी, उनको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, आप लेंथ को रिड्यूस करें। क्या करें? लेंथ को कम करें। लेंथ को क्या करें? कम करें। भाई लेंथ कम आप नहीं कर सकते। कैसे? कि आपने जो है वो लाहौर से पिंडी तक जो है वो सप्लाई देनी है, तो आप जो वायर्स लगाएंगे वो लाहौर से पिंडी तक पहुंचनी चाहिए ना, कि भीरा तक आप खत्म कर देंगे कि वायर यहां तक डालनी है। तो आप लेंथ जो है वो कम नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि इस फैक्टर के जरिए रेजिस्टेंस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो ये तो हमारे काम ना आई बात। दूसरी बात करते हैं, एरिया को बढ़ा के देखते हैं, क्योंकि ये इन्वर्स में है ना। एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। एरिया बढ़ने का मतलब है कि डायामीटर या रेडियस ऑफ द जो है वो वायर आपने ज्यादा कर दिया, तारें मोटी बिछाएं, तो एक तो वो आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेंगी, हमारे जैसा गरीब मुल्क उसको अफोर्ड ही नहीं करेगा। दूसरा ये कि वजन जब ज्यादा हो जाएगा, जाहिर है डायमीटर बढ़ा रहे हैं तो तारें भारी होंगी, तो हादसा ज्यादा होंगे, वो लटक जाएगी ना वजन से, तो वो उनके गिरने का और हादसा के होने का बहुत ज्यादा खतरा है। तो सबसे वो हादसा वाली बात तो बात की है, वो तो हमारे जो है ना वो हुक्मरान शायद बियर कर लें, लेकिन जो कॉस्ट है वो बियर नहीं होती। इसलिए एरिया बढ़ा के भी रेजिस्टेंस को कंट्रोल नहीं किया जा रहा, तो ये फैक्टर भी हमारे काम नहीं आया। अब जी एक पे हमें उम्मीद है, वो क्या है जी? वो है हमारे पास रेजिस्टिविटी, मतलब मटेरियल चेंज करें, कम रेजिस्टिविटी वाला मटेरियल आप यूज करें। आप पहले ही सिल्वर कॉपर यूज कर रहे हैं, अब इससे ज्यादा आप क्या अच्छा मटेरियल लेके आएंगे? गोल्ड तो ला नहीं सकते, वो तो महंगा ही बड़ा है। सो इनमें से कोई भी तरीका जो है वो हमें कारआमद नहीं आ रहा कि हम रेजिस्टेंस को कम करें। तो रेजिस्टेंस को कम करके पावर लॉसेस को कंट्रोल करना तो पॉसिबल ना हो सका। अब हमारे पास एक चॉइस है, करंट कम करें, और इस पर हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी ना किया तो फिर तो पावर लॉसेस कंट्रोल नहीं ना होने लगे। अभी आपने पढ़ा था कि वोल्टेज और करंट क्या होते हैं जी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप करंट को कम करना चाहते हैं तो वोल्टेज को क्या करें? हाई कर दें। वोल्टेज को क्या करें सर? हाई कर दें। तो वोल्टेज बढ़ाते जाएं, करंट कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जब करंट कम होता जाएगा तो पावर लॉसेस क्या होंगे? कम होंगे। तो जब आप वोल्टेज हाई करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इसके नतीजे में करंट कम होता है, और करंट के कम होने की वजह से इस इक्वेशन के मुताबिक पावर लॉसेस कम होते जाते हैं, ठीक है। यानी आप वोल्टेज हाई कर रहे हैं, हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन टेक्निक यूज करते हैं, HVT।
हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, ताकि लाइन लॉसेस कम हो। इसके अलावा भी लाइन लॉसेस हैं, ये तो है ना जो टेक्निकल मैंने आपसे बताया। एक लाइन लॉसेस जो लोग रास्ते में चोरी कर लेते हैं, उसका कोई हल निकल ही नहीं सकता पाकिस्तान में। आपको पता है ताकतवर लोग जो है वो चोरी करते हैं तो उधर कोई नहीं जाता, ठीक है ना, वो खुद ही देखने वाले होते हैं, खुद ही चोरी करने वाले होते हैं। तो हम इसी को कंट्रोल कर लें तो बड़ी बात है जी। जी आगे बढ़ेंगे। हाँ बल्कि अभी कोर लॉसेस को हमने नहीं देखा, कोर लॉसेस को देखते हैं, यहाँ तक नोट कर लें, मैं फिर इसको रेज कर रहा हूँ। जी कर लिया नोट, ठीक है। तो अब हम जो है वो कोर लॉसेस की बात करने लगे हैं। किसकी? कोर लॉसेस की। कोर के अंदर जो लॉस आते हैं उनको हम कहते हैं कोर लॉसेस। ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर जो लॉसेस आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कोर लॉसेस। और ये 3 किस्म के होते हैं। कितनी किस्म के हैं? 3 किस्म के होते हैं। कोर लॉसेस कितनी किस्म के हैं? 3 किस्म के हैं। कोर लॉसेस जो हैं 3 किस्म के हैं। एक को बोलते हैं एडी करंट लॉसेस, अभी देखेंगे एडी करंट लॉसेस क्या होता है, ठीक है जी। दूसरा आपके पास है हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस की स्पेलिंग मुझे ठीक करवाएं। आमना किधर हो भाई? बल्कि वो मिरहा किधर है? मिरहा के स्पेलिंग बड़े अच्छे हैं जी। RE होगा जी, वो कह रही है जी RE होगा, हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है जी। इसको हम मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लॉस भी बोलते हैं। मैंने जो है ना शॉर्ट लिख दिया हिस्टैरिसीस लॉस। तीसरा क्या है जी? कॉपर लॉस, कॉपर लॉस है जी। जी आइए इनको समझते हैं, ये लॉसेस हैं क्या। एडी करंट लॉसेस, ओहो थोड़ा पीछे चलेंगे जी। एडी करंट लॉसेस बेटा, जब प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स चेंज होता है और वो हमने सेकेंडरी कॉइल तक पहुंचाना होता है, तो दरमियान में कंडक्टर भी तो पड़ा हुआ ना, वो कोर जिसके ऊपर दोनों को लपेटा हुआ है, उस कोर के अंदर भी फ्लक्स चेंज होने लग जाता है। प्राइमरी कॉइल का जब फ्लक्स चेंज होता है तो उस वक्त वो फ्लक्स की जो चेंज है वो कोर में भी आ रही होती है। तो कोर के अंदर जो है वो करंट डेवलप हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एडी करंट। क्या बोलते हैं? एडी करंट। और इसके लिए एक पॉइंट नोट रखिएगा कि जो एडी करंट होता है ये परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। और ये एडी करंट जो है ये छोटे छोटे सर्कल्स में, सर्कुलर फॉर्म में जो है वो जनरेट होता है। मैंने ऐसे बना दिया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। सो एडी करंट कैसे बनता है, कहाँ बनता है? जब कोर के अंदर फ्लक्स चेंज होता है तो वहां पर फ्लक्स के चेंज होने से करंट इंड्यूस हो जाता है, जिसको हम एडी करंट कहते हैं। कोर के अंदर होता है ये, और ये सर्कल्स में जनरेट होता है, सर्कुलर फॉर्म में, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। तो ये एडी करंट के बारे में मैंने आपको बताया। अब जब जितना ज़्यादा एडी करंट प्रोड्यूस होगा कोर के अंदर, उतना ज़्यादा कोर हीटअप होगी और लॉसेस बढ़ जाएंगे। तो इस तरह एडी करंट, ऐसे लॉसेस को हम एडी करंट लॉसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडी करंट लॉसेस। दूसरा है हिस्टैरिसीस लॉस। बेटा जो आपने कोर यूज़ की है सॉफ्ट आयरन की, अब उसकी रीज़न को जानने का वक्त आ गया है। बेटा किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में कुछ ना कुछ एनर्जी ज़रूर सर्फ हो जाती है। सो एनर्जी यूज टू मैग्नेटाइज
and demagnetize the material is called hysteresis loss, magnetic hysteresis loss। ठीक है। सो आपके पास जो कोर है सॉफ्ट आयरन की बनी हुई, उस कोर को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए जो एनर्जी वहां पे सर्फ हो जाती है वो आउटपुट तक तो नहीं ना जा सकती, उसको हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। क्या बोलते हैं? हिस्टेरेसिस लॉस। आगे देखेंगे कैसे रिड्यूस करना है, ठीक है, बताते हैं आपको। कॉपर लॉसेस क्या है बेटा? आपने जो क्वाइल्स ली हैं, प्राइमरी क्वाइल और सेकेंडरी क्वाइल, वो कॉपर मटेरियल की बनी हुई है ना, उसकी कोई ना कोई तो रेजिस्टेंस होगी। उस रेजिस्टेंस की वजह से जब क्वाइल में से करंट गुजरेगा तो हीट पैदा होगी, तो वहां जो लॉसेस आ रहे हैं वो कॉपर लॉसेस हैं। ठीक है। अब हमने देखना है कि इनको हम रिड्यूस कैसे करें। तो एडी करंट लॉसेस को कंट्रोल करने का बड़ा आसान तरीका है, आप लैमिनेटेड कोर यूज करें और कोर एक ही बड़ी सारी ना बनाएं या वो पीसीज में बनाएं, ठीक है, और उनको लैमिनेट कर दें ताकि एक कोर के अंदर जो एक पीस के अंदर, एक लैमिनेटेड कोर के अंदर जो एडी करंट डेवलप हो रहा है वो दूसरी को इफेक्ट ना करे, तो उसका इफेक्ट बहुत बड़ा ना हो, लॉसेस बहुत ज्यादा नहीं होंगे लैमिनेशन करेंगे तो। ठीक है। एडी करंट लॉसेस को कंट्रोल किया जाता है कोर को लैमिनेट करके। हिस्टेरेसिस लॉस, ये बेटा आपने जो हमने कहा था सॉफ्ट आयरन ही क्यों लेते हैं, ये उसको जानने की वजह ये है। देखिए बेटा, आपके पास मुख्तलिफ मटेरियल्स हैं, कुछ को हम कहते हैं हार्ड मटेरियल, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, कुछ को हम कहते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। अब देखें आयरन तो सॉफ्ट तो नहीं ना देखने में, वो मैग्नेटिकली सॉफ्ट है। मैग्नेटिकली सॉफ्ट सर मतलब बेटा आयरन जो है उसको आप आराम से थोड़ी सी एनर्जी दें वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, थोड़ी सी एनर्जी दें तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, वो बड़े आराम से मैग्नेटाइज होता है, डीमैग्नेटाइज होता है। उसका जो हिस्टेरेसिस लूप है उसका आप देखिए एरिया तो बहुत कम होता है, आपने हिस्टेरेसिस लूप पढ़े हुए हैं वहां पे, आपको पता है। इसकी निस्बत अगर हम स्टील को लें तो उसको मैग्नेटाइज करना भी मुश्किल है, डीमैग्नेटाइज करना भी मुश्किल है, ठीक है। उसका जो लूप का एरिया वो ज्यादा है। एरिया ज्यादा का मतलब क्या है? एरिया जितना ज्यादा होगा उसको जो है वो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो आप वो मटेरियल लें, कुछ मटेरियल्स ले लें, उनके हिस्टेरेसिस लूप्स की स्टडी करें, जिसका हिस्टेरेसिस लूप कम एरिया का हो वो आप सिलेक्ट करें। वो मटेरियल जो होगा वो कम एनर्जी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो सकता है। तो सॉफ्ट आयरन जो है उसको हम सॉफ्ट कहते इसलिए हैं कि वो मैग्नेटिकली सॉफ्ट है, वो बड़ी कम एनर्जी देने से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है। और सॉफ्ट आयरन जो है इसका हिस्टेरेसिस लूप का एरिया कम होता है, मींस एनर्जी कम आपको यूज करनी पड़ती है, लॉसेस कम आते हैं, ठीक है। कॉपर लॉसेस कैसे कंट्रोल करें? प्योर कॉपर यूज करें, 2 नंबरिया ना करें आप। जितना आपका कॉपर प्योर होगा, क्योंकि प्योर तो मिल नहीं ना रहा, तो जितना प्योर आप यूज करेंगे उतने कॉपर लॉसेस कम होते जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, बेटा एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर का फार्मूला आप लिख लें, परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट इनटू 100, ठीक है जी। ये हमारे पास फार्मूला आता है जी एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर का। इसकी बेस पे हमने न्यूमेरिकल्स वगैरह करने हैं, एफिशिएंसी पे हमने जो है ना वो न्यूमेरिकल्स करने हैं, इसको इन्वॉल्व करेंगे इक्वेशन को, बस ये इक्वेशन ही है। आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे कि हम लॉसेस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन उसकी समरी दे रहा हूँ, ठीक है जी। नंबर 1, यूज लैमिनेटेड एंड वेल इंसुलेटेड शीट्स, गुड, एडी करंट लॉसेस कम हो जाएंगे। यूज कोर ऑफ स्मॉल हिस्टेरेसिस लूप एरिया, मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस लॉस कम हो जाएंगे। यूज बाइंडिंग कॉइल्स ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस, कॉपर लॉसेस आपके कम हो जाएंगे। कॉइल शुड बी क्लोज्ड, कॉइल एक दूसरे के करीब होता है कि फ्लक्स आराम से जो है वो जल्दी उसमें से प्राइमरी से सेकेंडरी तक जा सके। गुड मैग्नेटिक कपलिंग करें, हाँ ये वही बात है कि जितनी आप उसकी मैग्नेटिक कपलिंग अच्छी करेंगे, यानी
जो फ्लक्स है वो ज़ाया ना हो, प्राइमरी का सारा फ्लक्स सेकेंडरी में से पास हो तो एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। ये लॉसेस को कम करने का कुछ मेथड्स थे। आइए अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा हमारे पास, द टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर इज 2:3। टर्न रेशियो क्या होती है? NS/NP होता है सर। कितनी दी हुई है? 2/3 दी हुई है। इफ द करंट थ्रू प्राइमरी इज 3 एम्पियर, अगर प्राइमरी का करंट जो है वो 3 एम्पियर हो, द करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस, लोड कहाँ लगाएंगे? सेकेंडरी पे। सेकेंडरी का करंट पूछा आपको, क्या बताया था फार्मूला? NS/NP बराबर है जी IP/IS। तो आपने फाइंड क्या करना है? IS। ठीक है जी। सो आप IS को इधर ले जाएं, IS ऊपर चला जाएगा, IP इधर ही पड़ा रहने दें और इस सारी को इधर शिफ्ट करें। ये ऊपर NP चला जाएगा, नीचे NS आ जाएगा। यानी ये चीज़ आपकी जो है वो आपने इन्वर्ट कर दी है। तो IS को आप क्या लिखेंगे अब? 3/2 × 3। ठीक है, 3 × 3 9 डिवाइडेड बाई 2 4.5 आ जाएगा। बेटा आंसर आ गया जी, आसान सा क्वेश्चन था। आगे चलें जी। द रेशियो ऑफ EMF अक्रॉस प्राइमरी कॉइल टू द सेकेंडरी of primary coil to the EMF across secondary coil is, EMF जो है इसको आप क्या लिखते हैं जी? आप लिखते हैं VP/VS। तो ये करंट के साथ कैसे रिलेटेड होगी? IS/IP की फॉर्म में होगी। नंबर ऑफ टर्न्स के साथ कैसे होगी? NP/NS की फॉर्म में होगी। तो ढूंढ लें जी कौन सी फॉर्म दी हुई है। ये तो नहीं हो सकता, NP ऊपर होना चाहिए। IS/IP, ये वाला आपका आंसर ठीक है जी। नेक्स्ट, इन अ ट्रांसफार्मर हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एडी करंट इन प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, आयरन कोर, ऑल ऑफ दीज। तो एडी करंट कहाँ पे होता है जी? अभी आपको समझा के हैं, कोर के अंदर, कोर लॉसेस रहेंगे। आगे चलते हैं जी। एनर्जी एक्सपेंडेड टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज द कोर मटेरियल इन ईच साइकिल ऑफ द AC इज, इसको कौन से लॉसेस कहते हैं? हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। इसकी वजह से हीट पैदा होती है, हीट लॉस, पावर लॉस सारे ही आ जाएंगे हैं। तो प्योर इसका क्या नाम है जी? हिस्टैरिसीस लॉस। क्या नाम है जी? हिस्टैरिसीस लॉस। पावर लॉस तो आपको पता नहीं, एक बड़ी टर्म है, ठीक है ना। उसमें लाइन लॉस हैं, कोर लॉस हैं, ये तो कोर लॉस का भी एक हिस्सा है। चलें जी आगे बढ़ेंगे। लैमिनेटेड कोर इन अ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू रिड्यूस, कौन से लॉस को रिड्यूस करते हैं इससे? एडी करंट लॉसेस को। आगे बढ़ेंगे जी। द लॉस ऑफ पावर इन ट्रांसफार्मर इज ड्यू टू, पावर लॉस किस किस वजह से होता है? एडी करंट की वजह से जी होता है, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस की वजह से होता है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल की वजह से होता है। ऑल ऑफ दीज आ जाएगा जी। जी A step down transformer transforms to 20 volt, ये VP है, to 11 volt, ये VS है। If the current in the primary and secondary are, प्राइमरी में आपके पास जो करंट है वो 5 एम्पियर है, सेकेंडरी में 90 एम्पियर है रिस्पेक्टिवली। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी का फार्मूला बताएं जी। जी आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर इनटू 100। पावर को आप लिख सकते हैं IV की फॉर्म में, आउटपुट सेकेंडरी पे होती है तो IS/VS ओवर, इनपुट प्राइमरी पे होती है तो IP/VP × 100 कर दें।
देखें जी क्या आंसर आता है आपके पास। IS कितना है 90 है, VS कितना है 11 है, ओके। IP कितना है 5 है, VP कितना है 220 है, इंटू 100 कर दें, ठीक है जी। आप इनको मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाला अभी आप वैसे ही लिखा रहने दें, नीचे मल्टीप्लाई करें तो ये 1100 हो जाएगा इंटू 100, 0 0 के साथ 11 11 के साथ 90% आंसर आ जाएगा आपके पास। एफिशिएंसी कितनी है 90% है, ठीक है जी। अब हमारे पास क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ सेकेंडरी टू द प्राइमरी टर्म्स NS ओवर NP जो है वो है 3:2। इफ द पावर आउटपुट भी P, अगर आउटपुट की पावर जो है वो P हो, देन द इनपुट पावर नेग्लेक्टिंग ऑल लॉसेस। इनपुट पावर आपने बतानी है, सारे लॉसेस को एक भूल जाएं, तो सारे लॉसेस भूल जाएं तो आइडियल हो जाएगा, वो भी P आएगी आपके पास, ठीक है ना। A transformer changes 12 volt to 18,000 volt and there are 6,000 turns in the secondary coil, the number of turns in the primary coil। जी ये आपके पास VP है, आपके पास VS है, ये आपके पास NS है और NP आपने मालूम करना है, लगा दें जी। NP ओवर NS इज इक्वल टू VP ओवर VS होगा, NP क्या आएगा VP ओवर VS इंटू NS, वैल्यूज लगाएं। NP इज इक्वल टू VP कितना है 12, VS कितना है 18,000, NS कितना है 6,000। 0 0 के साथ 6 को इसके साथ किया 3 3 को इसके साथ किया 4, तो 4 टर्न्स हैं जी। कितनी है 4 टर्न्स होंगी प्राइमरी की जी। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। तो आप इसकी थ्योरी को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, अब आप इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें और थ्योरी को भी एक दफ़ा रिवाइज कीजिएगा, असाइनमेंट हमारी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और इजाज़त दें। अल्लाह।